नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसमें एक सैरोगेट मदर की ज़िंदगी में कितनी ही कठिनाइयाँ आती हैं और आखिर में जो बच्चा वो पैदा करती है वो भी उसका अपना नहीं है, अर्थात किसी दूसरे के लिए। आज भी अंजू ने एक भी कोर मुंह में नहीं डाला। वैसी की वैसी बेसुध पड़ी हुई है चारपाई पर। ना उठने का जी कर रहा है, ना किसी से बात करने का। बस उदासी ने जकड़ लिया है उसे। आंखों के नीचे काले घेरे पड़ चुके हैं। हर टाइम रोती रहती है और रोने से अभी भी उसकी आंखें भरी हुई हैं। शरीर बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ चुका है। माँ कहती है, चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर। जन्म से ही चिंता और दुख ने कभी साथ नहीं छोड़ा उसका। बाकी रिश्ते नाते तो आते जाते रहते हैं। बचपन में पिता का साया छिन गया। माँ ने दूसरों के घरों में काम करके अपने बच्चों को पाला। कमल उसका भाई जाने किसकी संगत उसे लगी, चोरी चकारी करना सीख गया। एक बार पुलिस ने पकड़कर थाने में बंद करके रखा। सुनते ही माँ इधर उधर से पैसे जुटाकर जैसे तैसे उसकी जमानत करा लाई। खूब समझाया उसे कि पढ़ लिख बेटे, फालतू के काम छोड़। उसके दोस्तों को भी डांटा। कुछ दिन तो वो ठीक रहा, लेकिन एक दिन माँ के जमा किए हुए पैसे भी चुरा कर ले गया। माँ ने उसे खूब मारा, गालियाँ दी, खूब रोती रही, गिड़गिड़ाती रही। कमल के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला, चुपचाप ही रहा वो। उस रात खाना भी उसने नहीं खाया। माँ गुस्सा भूल मनाती रही उसे। भूखे पेट ही सो गया वह। सुबह जागे तो घर से वह गायब था। खूब ढूंढा, कहीं नहीं मिला। माँ बेचारी थाने जाकर रिपोर्ट लिखवाई। खूब चक्कर लगाती रही, पर उसका कोई सुराग ना मिला। जाने कहाँ चला गया, जिंदा भी है या नहीं। माँ का कलेजा फट सा जाता है। रोती रहती है उसे याद करके और कोसती रहती है खुद को। अंजू 18 साल की हुई तो माँ के दूर के रिश्तेदार ने पास ही के गांव में उसका रिश्ता तय करा दिया। शादी के बाद ससुराल में बहुत बुरा बर्ताव हुआ उसके साथ। हद तो तब हुई जब एक दिन ससुर ने ही बुरी नीयत उस पर डाली। हाथ पकड़ लिया उसका, पर वो हाथ छुड़ाकर बच निकली। पति को बताया तो गाली देकर उसी पर तमाचे जड़ दिए। साली, मेरे बाप पर लांछन लगा रही हो, शर्म नहीं आई तुझे? ऐसा कहते तेरी जुबान नहीं चल गई। उस पर तो जरा भी विश्वास नहीं किया उसने। अगले दिन सुबह जेठानी के साथ शौच के लिए खेत में गई तो जेठानी के मुंह से ससुर की हरकतों के किस्से सुने। वहीं से खेत खेत भागती हुई रोड तक जा पहुंची और जो बस मिली उसी में बैठकर अपनी माँ के घर शहर आ पहुंची। पति आया भी लेने, पर उसके साथ जाने से साफ मना कर दिया और इस तरह से उसका रिश्ता टूट गया। माँ के साथ ही घरों में काम करने जाया करती। एक दिन माँ ने ही पास की कॉलोनी में उसे दिन भर का काम दिलवा दिया। खूब अच्छी थी मालकिन, खूब ध्यान रखती थी उसका। वहाँ काम पर अंजू का भी मन लगने लगा। 5 साल हो गए थे उस घर में काम करते हुए। एक दिन ऑस्ट्रेलिया से उसकी बेटी आई। वो भी बहुत अच्छी थी। कोई बच्चे नहीं थे उसके। वह इस पीड़ा से गुजर रही थी। जाने क्या कमी थी। 9 साल हो गए थे शादी को। एक दिन मालकिन और उसकी बेटी संजना ने अंजू के सामने एक प्रस्ताव रखा, कोख उधार देने का। ये कैसी उधारी, समझना पड़ी मुझे। माँ को बुलवाया गया। 4 लाख रुपया देने की बात कही। माँ भी सोच में पड़ गई। कुछ ना सूझा उसे। सोचकर बताने का वक्त मांग लिया। घर पर अंजू के साथ सोचती विचारती रही। पूरा जीवन ही तंगहाली में घिसट घिसट कर बिता दिया। एक अवसर मिला है, 4 लाख की रकम कोई कम थोड़ा ना है। क्या कहती है अंजू, बोल। मैं क्या बोलूँ माँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। वैसे भी सुंदरनगर लेकर जाएंगे तुझे, किसी को पता तक नहीं चलेगा। काम के लिए भेजा है, ऐसा मैं सबको बोल दूंगी। तंगहाली और बदहाली से कुछ तो राहत मिलेगी। बुढ़ापे में जब शरीर साथ ना देगा तब यह रकम ही सहारा बनेगी हमारा। हाँ माँ, शायद तुम ठीक ही कह रही हो। दोबारा शादी तो करूँगी नहीं। माँ बनने का सुख मिल जाएगा, शायद इसलिए परमात्मा ने यह अवसर दिया है। चल हाँ कर देंगे कल, मालकिन से कहती हुई दोनों सो गई। अगले दिन मालकिन और संजना दीदी को अपनी सहमति दे दी। अंजू की माँ के नाम बैंक में खाता खुलवाकर 2 लाख रुपए जमा करवा दिए गए। शेष 2 लाख रुपए बच्चा होने के बाद देने का वादा अंजू को संजना दीदी के साथ सुंदरनगर भेज दिया। सुंदरनगर में संजना दीदी के ससुराल पक्ष का कोई पैतृक मकान था जिसकी सफाई कराई गई थी। अगले दिन अंजू को हॉस्पिटल ले जाएगा। सारी प्रक्रिया
की गई। कुछ ही दिनों में अंजू के माँ बनने की खबर पक्की हो गई। संजना दीदी खूब ख्याल रखती उसका। उसे एक साफ सुथरा कमरा दे दिया गया। दीवारों में संजना दीदी और उसके पति सौरभ की तस्वीरें लगा दी गई। संजना कहती, तुम इन तस्वीरों को ही देख लिया करो, बच्चे की शक्ल मम्मी पापा पर जाएगी। रोज़ सुबह फलों का जूस, नारियल पानी दे दिया जाता। दिन भर अच्छा अच्छा खाना व फल दिए जाते। कुछ दिन तो थोड़ा बहुत खाया, पर थोड़े दिन बाद तो जो भी मुंह में जाता वापस निकल जाता। झट उल्टियाँ शुरू हो जाती, जी मिचलाता, खाने से दुर्गंध सी आती। रसोई के तो पास में भी नहीं जा पाती थी वह। संजना दीदी समझाती, कुछ दिनों की बात है, धीरज रखो, सब ठीक हो जाएगा। खूब तो भजन बजते रहा करते। एक पंडित जी आते और फिर जाने क्या क्या संकल्प दिलवाते, हवन में आहुति डलवा देते। समय गुजरता गया, अंजू के शरीर का आकार बदलता गया। अब उसके अंदर किसी के होने का एहसास उसे महसूस होने लगा। छू कर देखती, सहलाती, महसूस करती। सचमुच कितना अलग सा अनुभव है माँ बनना। उसकी शादी टिकी रहती तो अभी तक वह भी माँ बन चुकी होती। खैर, किस्मत को जाने क्या मंजूर है। समय के साथ बच्चे की गति, हलचल, उसकी हरकतों को महसूस करती जाती। 9वां महीना शुरू हुआ तो शरीर का आकार पूरी तरह से बढ़ गया। निठल्ली सी पड़ी ही रहती थी, दिन भर खा खा कर। करे भी तो क्या। संजना दीदी कुछ काम करने नहीं देती, खूब ख्याल रखती उसका। अंजू को आज भी अच्छी तरह से याद है जब उसे सोनोग्राफी के लिए लेकर गए। 3D सोनोग्राफी, हाँ ऐसा ही कुछ कहा था संजना दीदी और उस हॉस्पिटल की मैडम ने। यूं तो सोनोग्राफी पहले भी कई बार हुई, पर यह अलग थी। बच्चे का शरीर अच्छे से दिख रहा था। संजना दीदी रूम से निकल गई थी डॉक्टर से बात करती हुई। तब सिस्टर ने पूछा था, तुम्हारा पहला बच्चा है? मैंने कहा हाँ। अच्छा है, स्वस्थ है। लड़का है या लड़की यह तो नहीं बता सकते, मना है, कानून के खिलाफ है। अच्छा, पहला बच्चा तो वैसे ही माँ को बहुत प्यारा होता है। वैसे भी क्या फ़र्क पड़ता है लड़का हो या लड़की। उसे पता ना था कि अंजू तो माँ कहलाएगी नहीं। और क्यों पूछा उसने लड़का है या लड़की? क्या कर लेगी जानकर, बावली ही है पूरी। लेकिन मन का क्या करे। मन में रोज़ ढेरों सवाल आते। अपनी कोख में पल रही उस नन्ही सी जान को कैसे दे देगी संजना दीदी को। 9 महीने कम नहीं होते। कैसे बिताया एक एक पल। हे परमात्मा, मुझे शक्ति दो। क्यों कमज़ोर पड़ रहा है मन? सब कुछ तो पहले से तय है, फिर बार बार ये विचार क्यों आते हैं? अजीब सी कशमकश में रहा करती थी अंजू। और एक दिन जोरों का दर्द उठा, तड़पती रही दर्द से। ऐसे दर्द की तो कभी कल्पना भी नहीं की थी उसने। लगा प्राण ही निकल जाएंगे उसके। संजना दीदी समझ गई कि लेबर पेन शुरू हो चुका है, सो तुरंत हॉस्पिटल लेकर चले गए उसे। लेकिन अंजू पसीना पसीना होती रही, ठंड के दिनों में भी। दिसंबर का महीना था और मई सा महसूस हो रहा था उसे। गला उसका सूखता जा रहा था, छटपटा रही थी वो, बेसुध सी हो गई थी। हॉस्पिटल पहुंचते ही नर्स उसे लेबर रूम में ले गई, तसल्ली देती रही। पर अंजू का तन मन असीम पीड़ा में जकड़ा हुआ था। कोई होश नहीं थी उसे। काफ़ी देर तक जद्दोजहद चलती रही। एक जीव को लाने के लिए एक जीवन दांव पर लगा था। अंजू का अवचेतन मन पीड़ा में मुक्ति की गुहार लगाए हुए था। और फिर रोने का स्वर सुनाई दिया। बेसुध अंजू पूछ बैठी, लड़का है या लड़की? लड़का। अच्छा, मन तो किया छाती से लगा ले उस बच्चे को, सारी पीड़ा भूल जाएगी। पर बेहोशी सी छा गई। होश आया तो घर पर हॉस्पिटल से कब छुट्टी हुई, कब और कैसे घर पहुंची, कुछ याद नहीं रहा। मालकिन आ गई थी। वे ही हॉस्पिटल में आई और हालचाल पूछने लगी। कैसे पूछे कि बच्चा कहाँ है? छाती फूट पड़ी, मातृत्व उमड़ पड़ा। हे परमात्मा, कहाँ गया बच्चा? तड़प गई उसकी एक झलक के लिए। काकी खाना देने आई तो उसने बताया कि बच्चे को पीलिया हो गया था, इसलिए उसे अस्पताल में रखा है। जाने कौन सी लाइट दे रहे हैं, मैडम तो वही हैं बच्चे के साथ। हे भगवान, रक्षा करना उसकी। मन ही मन बुदबुदाती गई। शरीर की पीड़ा तो ख़त्म सी हो गई, पर मन की पीड़ा बढ़ती चली गई। अभी तो देखा भी नहीं, मिली भी नहीं। उसकी छटपटाहट है, पर वह तो मेरा है ही नहीं, कभी भी मेरा नहीं हो सकेगा। मन में तरह तरह के विचार घूमने लगे। फिर वह दिन आया जब बच्चा घर आया। संजना दीदी अपनी गोद में लेकर बैठी हुई थी। सीधे अपने कमरे में गई
उसके रोने की खूब आवाज़ आती। मन दुख जाता। हिम्मत करके उसे देखने गई। दीदी ने कुछ ना कहा। नन्हा सा कोमल नाजुक सा प्यारा बच्चा रूही के फाहे सा दिख रहा था। दीदी बुरा ना मानो तो मैं गोद में ले लूँ इसे? हाँ ले आ इधर, मैं क्यों बुरा मानूंगी। अंजू ने उसे गोद में उठाया। छाती फिर फूट पड़ी। संजना दीदी के सामने उसे सीने से लगाने की हिम्मत न जुटा सकी। सारा लावा आंखों में सैलाब बनकर उमड़ पड़ा। तभी मालकिन आई। जाने क्या समझा, क्या अर्थ निकाला। थोड़ी देर में बच्चे को ले लिया गोद से और रख दिया संजना दीदी के बेड पर। अंजू अपने कमरे में आकर खूब रोई। हाथों में उस फाहे जैसे कोमल स्पर्श को घंटों महसूस करती रही। अगले दिन सुबह आई मालकिन कमरे में आई और कहा, तुम्हारी माँ की तबीयत जरा ठीक नहीं, सो आज ही जाना पड़ेगा। अपना सामान समेट लो। माँ की तबीयत का सुन फटाफट वापस जाने की तैयारी में जुट गई। स्टेशन रवाना होने से पहले संजना दीदी के कमरे में गई। बच्चा सो रहा था। उसके सिर में हौले से हाथ फेरा। 500 रुपये का एक नोट उसकी बगल में रख दिया। दीदी मेरी ज़्यादा हैसियत तो नहीं, बस इससे जो भी बने आप अपने बेटे के लिए मेरी तरफ से एक गिफ्ट ले लीजिएगा। संजना दीदी ने अंजू को अपने गले लगा लिया। आंखें भर आई उनकी। भरे मन से कहा, गिफ्ट तो तुमने मुझे दिया है अंजू, जीवन भर ऋणी रहूंगी तुम्हारी। चलो अब समय निकला जा रहा है, ठीक समय पर स्टेशन पहुंच जाएं तो ठीक रहेगा, मालकिन ने कहा। अंजू उदास मन से निकल आई कमरे से। पूरे रास्ते वो नन्ही सी जान एक पल के लिए भी ओझल ना हुआ उसकी आंखों से। उसको याद करती रही। लौट आई वह अपने घर और तब से वैसी ही बेहोश पड़ी है। अपनी माँ को देखने आई थी कमल के लिए तड़पते हुए। अब उसका भाग्य भी माँ जैसा ही हो गया। कमल तो शायद कभी भूले भटके आ भी जाए, पर वो उसकी कोख से जना बच्चा कभी नहीं लौटेगा उसके पास। किराए भी तो चुकता हो गया है ना उसका। तो साथियों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि एक सैरोगेट मदर को किन किन कठिनाइयों में से गुजरना पड़ता है, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। जिस बच्चे को उसने जन्म दिया वह बच्चा उसका कभी हो नहीं सकता, बेशक उसने शारीरिक पीड़ा सहन की है। तो यदि मेरे द्वारा प्रस्तुत कहानी आपको पसंद आती है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।